हिंदी साहित्य के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 19। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल टोली को विशेष रूप से अलोड़ित किया है। गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी का कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं हुई थी। गांव के लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप में भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन यह सभा जमीन जोतने वालों की है। कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती संथाल किसानों के दिमाग की मुद्दत में उलझी हुई गुत्थी का सही सुझाव। जमीन जोतने वालों की सभा। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, कालीचरण समझा रहा है। चारों ओर स्वस्थ सुडौल स्वस्थ और सरल इंसानों की भीड़ है। श्याम मुखड़े पे सफ़ेद मुस्कुराहट, मानो काले बादलों की तीज के चांद के सैकड़ों टुकड़े। बिरसा मांझी का जवान बेटा मंगल मांझी कालीचरण के वाक्यों के गीतों की कड़ी में जोड़ने की चेष्टा करता है। जहीरे जुतबे सुहिरे बोबे। सानिया मुर्मू कालीचरण की हर बात खिलखिलाकर हंसती है। सरगम के सुर में हंसती है सानिया, तीतर की आवाज़ की तरह हंग हंग, जैसे कि और झूलता हुआ रंगीन आंचल रह रह के चंचल हो उठता है, मानो नाचने के लिए मोर पंख फैला के तोल रही हो। उसके चरण थिरकने लगते हैं, चपल हो जाते हैं। 4 पुस्त पहले की बात। संथाल परगना के दीन पहाड़ी अंचल की पथरीली माटी का मोह तोड़कर उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों को तय करके जब इनके पूर्वज इस गांव की नरम माटी में आकर बसे थे, गांव वालों ने जमींदार के पास जाकर फरियादी की थी। हुजूर, माई बाप जंगली लोग हैं, सुनते हैं तीर धनुष से जान मार देने पर भी सरकार बहादुर इनको कुछ नहीं कह सकती। इन्हें हरगिज नहीं बसाया जाए हुजूर। लेकिन जमींदार ने समझाकर कहा, ऐसी बात नहीं है, वे बड़े मेहनती लोग हैं। धर्मपुर इलाके में जाकर देखो, राजा लक्ष्मी नाथ सिंह ने इनसे हजारों बीघा जमीन आबाद करवा लिया है। परती और भीड़ जमीन से ही तेजू बाबू को 2000 मन गेहूं उपजाकर संथालों ने दिया, मालूम। जमींदार ने गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि इन्हें गांव से अलग ही बसाएंगे। सभी जमींदारों ने उन्हें जंगल में ही बसाया। उसके बाद से ही बबूल, झरबेर, साहुड़ के पेड़ों से भरे हुए जंगल हर साल साफ होकर आबाद होते गए। आज यहाँ सैकड़ों बीघे जमीन में मोती के दाने से भरी हुई गेहूं की बालियां पुरवैया हवा में झूम रही हैं। धरती का वह टुकड़ा सर्वे की कागज और नक्शे में जंगल के नाम से दर्ज है। जिस जंगल में बाघ का शिकार खेलने के लिए जिले भर के राजा जमींदार जमा होते थे, गांव के नई उम्र के लड़के तो विश्वास नहीं करते। नीलहे साहबों के नील का हौज ज्यादातर इन्हीं मूक इंसानों के काले शरीर के पसीने से भरे रहते थे। साहबों के कोड़े की मार खा के जमींदारों की कचहरियों में दिन भर मंगोलिया बांदी की सजा भुगतने के बाद शाम को मोहन की जादू भरी बंसी बजी और सब कष्ट दूर हो जाते थे। सोने की अनाज से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्घाटन करने वाली इस धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज जमीन के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पे इनका किसी किस्म का हक नहीं जमने दिया। जिस जमीन पर उनके झोपड़े हैं वह भी उनका नहीं। हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चाष करता है, इसलिए बैलों की भी धरती का हकदार नहीं कबूला गया। यह कैसी बात है? 1947 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को अन्याय समझकर सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर के भूमिहार, जमींदार और राजा घबरा गए थे। जिले के अधिकांश नेता भूमिहार और जमींदार थे। अंग्रेज कलेक्टर पर इल्जाम लगाया गया, संथालों को उभारकर जिले में अशांति फैलाकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में को असफल बनाने का षड्यंत्र करता है। कांग्रेस संदेश के संपादकीय ने संथालों के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट की थी। बेचारे विद्या अलंकार संपादक ने इसी दिन मालूम हुआ था कि विद्या का अलंकार कितना बेईमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा था, विद्यापीठ का शास्त्र यहाँ काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सर पर सींग तो नहीं जम सकती।
जमींदारों ने अपने भाड़े के लठैतों को जगह जगह संतालों की लहराती फसलों पर हुलका दिया। संथाल टोली पर चढ़ाई करवाकर रुपए लाठी के हिसाब से बटोरे हुए लठैत और संथालों की तीरों से जख्मी करवा दिया। संभल प्रमाण पेश किया गया था। संथालों को जोर जुल्म का मुख्य कारण था अंग्रेज कलेक्टर। इसी के बल पे वे कूद रहे थे। अंग्रेज कलेक्टर की तुरंत बदली हो गई। बहुत से संताल सरकारी गोली के घायल हुए। सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जेलों में सफैया कमान में काम करते करते सारी उम्र बिता दी। इसके बाद कौन चूक करता, लेकिन मानक और डिग्गा की आवाज़ कभी बंद नहीं हुई, बांसुरी कभी बंद नहीं हुई और ना ही तीरों में कभी जंग लगे। आज भी कभी कभी बनैल जानवरों के शिकार के समय सूरज की किरणों में चमकदार चकाचौंध पैदा करते हैं इनके तीर। मलेरिया और कालाजार की कीड़ा भूमि में ये सबल और स्वस्थ रह के कीड़ा करते हैं। हड्डियों का कलापूर्ण ढंग से तराश कर बैठे हैं, जैसे मांस का उभार कभी सूखा ही नहीं था। ताजे फूलों की पंखुड़ियों जैसे इनके ओठ कभी जर्द नहीं हुए और ना ही किसी संथाल के पेट में कभी पिल्ली पड़ जाने की बात सुनाई गई। अस्पताल खुलने में उनका क्या फ़ायदा, लेकिन ज़मीन जोतने वालों की। चलो चलो सभा देखने चलो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो, गरीब पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। यह जो लाल झंडा है आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इंकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है। यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या, लाल रंग नहीं, गरीबों, महरूमों, मजलूमों और मजबूरों मजदूरों का खून में रंगा हुआ झंडा है। कॉमरेड सैनिक भी भाषण दे रहे हैं। खून में रंगा हुआ झंडा? बादर दास ने कालीचरण के कहने पे हाथ में झंडा लिया था। बादर दास वैष्णव है, मांस मछली छूता भी नहीं, और यह आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा? उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया कालिया ने। छी छी, वह हाथ में झंडे की बांस को थामे खड़ा है। वह अचानक ही झंडे के बांस को छोड़ देता है। आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा। ज्योतिकी काका कहते हैं पताका पतन अशुभ, अमंगल, अनिष्ट की सूचना है। सैनिक जी अपना भाषण जारी रखते हैं। भाषण के बीच में रुक जाने पर शुरू से याद करना पड़ता है। जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मीलों की चिमनियां आग उगलेंगी, उन पर मजदूरों का कब्जा होगा, जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों, सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो, क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। बोलिए एक बार प्रेम से, सोशलिस्ट पार्टी की जय। यह पार्टी असली है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी। सभा स्थल पे 300 मेंबर बन गए। संथाल टोली का एक आदमी भी गैर मेंबर नहीं रहा। सब लाल। सिर्फ सरदार टुडू 13 साल का लड़का ही रह गया। वह रोता है। सरदार टुडू सैनिक जी के पास अपील जाकर करते हैं, इसका नाम लेबरी में नहीं लिखा जाएगा? क्यों? उम्र कम नहीं है, देखिए इसको, मोच का रेखा भी आ रहा है। बलदेव जी कुछ बोलने के लिए खड़े हुए। वासुदेव तुरंत उठकर कहता है, बलदेव जी, आपका व्याख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं। आप पूंजीवाद हैं, इस सभा में आप नहीं बोल सकते हैं। जनता ने भी विरोध किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए कपड़ा की पूर्जी बांटिए, चीनी ब्लैक कीजिए। अरे बाप, कितना 3 छोआ कहा नेताजी ने? 1000 3 छोआ ब्लैक कर दिया मिनिस्टर कांग्रेसी ने। इसलिए तो देहात का हुक्का उठ रहा है। अब लोग बीड़ी न पिएं तो क्या करें? हुक्का में तंबाकू के लिए छोआ गुड़ कहाँ से आएगा? सब ब्लैक हो गया, अन्याय है। तहसीलदार साहब को तो नेताजी ने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। अलबत्त गाली देते हैं नेताजी। जमींदार के दुम है ये तहसीलदार, मुफ्तखोर। मगर तहसीलदार साहब हंसते ही रहते हैं। उस रात को विद्यापत नाच में बिकटा की भड़ैती सुनने के बाद जैसे मंद मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी, आज भी है। कालीचरण अब खिलावन सिंह के कब्जे के बाहर है। कालीचरण यादव कुल कलंक है। बूढ़ा कुकरू बुढ़ापे तक खिलावन का बैल चराता था।
और उसका बेटा लीडर हो गया, सुलिंग लीडर। इसको काबू में रखने का कोई हथियार भी नहीं है, अंगूठा का टीप भी कभी नहीं लिया इससे। सपहिया टोली का एक बच्चा भी इस सभा में नहीं आया था। उसके टोले में कटिहार के काली टोपी वाले दल के संयोजक जी आए हैं, लाठी भाला ट्रेनी देते हैं। छोटी जाति के लोग भी सभा में वे नहीं जा सकते। कालीचरण ने सैनिक जी के रहने का प्रबंध मठ पर किया है। महंतास जी तो नाम के महंत हैं, मठ की असल मालकिन तो लक्ष्मी है। 15 सेर दूध को जलाकर खोआ बना है, मालपुआ की सौंधी सुगंध हवा में फैल रही है। लक्ष्मी पूछती है, काली बाबू, नेताजी डोल डाल से आकर स्नान नहीं करेंगे? सैनिक जी के साथ लाल पताका साप्ताहिक पत्र का संपादक श्री चिंगारी जी भी आए हैं। दुबले पतले हैं, दिन भर खांसते रहते हैं, आंख पर बिना फ्रेम वाला चश्मा लगाते हैं, दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसीलिए चिंगारी जी नाम पड़ा है। डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा है, बिना अंडा खाए इतना गर्म अखबार कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन मठ पर अंडे का प्रबंध कैसे हो सकता है? लक्ष्मी के अतिथि सत्कार को भूलना असंभव है। चिंगारी जी रात में सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ। ओ महान सतगुरु की सेविका, गायिका पवित्र धर्म ग्रंथ की, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शन प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। इसी के साथ यह भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।